जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जो है बात करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस के बारे में आगाह करूंगा कि कौन कौन से जो है वो बोर्ड में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं आपसे जिक्र करने लगा हूं इस टॉपिक से रिलेटेड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बोर्ड में हर साल तकरीबन ये सवाल आ जाता है। उसके बाद व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री क्या है एंड इट्स स्कोप, और इसका स्कोप क्या है। इसके अलावा स्टूडेंट्स व्हाट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? और फिर डेफिनेटली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बहुत से रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो रॉ मटेरियल्स के बारे में आपने बताना है। इसके अलावा आपने बताना है सम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा अब जब ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद फिर व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके अलावा हमारे पास दो ब्रांचेस और हैं विच इज व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसके क्या सवाल आ सकते हैं ये भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे किया जा सकता है वो ये है कि व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसकी एप्लीकेशन बता दें। और अगला सवाल जो आपसे किया जा सकता है कि व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री और क्या डिफरेंस होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो ये सब पे हम काम करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री, उस पर बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली आप कह लो कि इसका जो स्टडी है that deals with the relationship, एक ताल्लुक होता है। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली एक ताल्लुक का नाम है। ताल्लुक किसके साथ? कंपोजिशन, कि कोई भी जो मैटर है वो बेसिकली कह लो कि किस तरह उसकी बनावट है, वो कैसे बना हुआ है। और इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम, यानी कि इसके अलावा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे चेंज होती हैं इसकी भी बात करेंगे। जैसे हमारे पास मैटर की कॉम्पोजिशन की हमने स्टडी करनी है, इसका रिलेशनशिप और फिजिकल प्रॉपर्टी का रिलेशनशिप। इसके अलावा हमने इनकी चेंजेस भी स्टडी करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि कोई सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना फिर गैस में कन्वर्ट हो जाना, दैट रियली काउंट्स। और जैसे फॉर एग्जांपल आइस है वो पानी में कन्वर्ट हो गई, यू नो वाटर, और फिर वाटर जो है, वाटर आपको पता है लिक्विड होता है, और फिर उसके बाद गैस में कन्वर्ट हो गई, यानी गैस मींस वेपर्स बन गए, क्लाउड्स बन गए। समझ रहे इस चीज को? सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द चेंजेस इन फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, यानी कि एक सॉलिड चीज लिक्विड बन रही है। और फिर कंपोजिशन, यानी कि वाटर जो है वो किस चीज का बना हुआ है। लेट्स से दैट वाटर H2O जो है वो हाइड्रोजन का बना हुआ है, ऑक्सीजन का बना हुआ है। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि और क्या मतलब स्ट्रक्चर है इसका कंपोजिशन में, आप इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हो। चलो कि भाई इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, दो हाइड्रोजन एटम 104.5 डिग्री एंगल के फर्क के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ लगे होते हैं। तो ये बातें आपको नो डाउट आएंगी आगे जाकर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा वहां पर आएंगी, 10th क्लास में आएंगी। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको अपने साथ रखना है। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मतलब यहाँ पे उन्होंने बुक में भी लिखा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपका जो सेकंड चैप्टर है दैट इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें आपको पता है कि एटम में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके अलावा एटम के न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टडी है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में ही आती है। ठीक है, वैसे जो एटम की स्टडी करने वाले साइंसदान थे वो फिजिक्स के माहिर थे, तो उन्हें फिजिसिस्ट कहते हैं। तो जो साइंसदान फिजिक्स की स्टडी करते हैं हम उनको फिजिसिस्ट कहते हैं, फिजिसिस्ट। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो आपको पता है कि लॉट ऑफ डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर, जो डिफरेंट एटम्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं एंड दे मेक अ मॉलिक्यूल। तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, आखिर मॉलिक्यूल बन कैसे जाते हैं,
दैट इज अ वेरी रीजनेबल क्वेश्चन। उसके बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का क्या बिहेवियर होता है, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में ही आप पढ़ते हो। फर्स्ट ईयर के अंदर हम गैसेस का पूरा एक पढ़ेंगे चैप्टर, लेकिन 9th के अंदर फिजिकल स्टेट्स मैटर में भी हम गैसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वहां से आप अगर ये वीडियो अभी देखना चाहते हो तो अभी देख लो, नहीं तो जब चैप्टर 5 पे आओगे फिजिकल स्टेट्स मैटर पे तो तब हम स्टडी कर लेंगे। उसके बाद लिक्विड्स के ऊपर भी बात की थी उसी चैप्टर में, और सॉलिड्स के ऊपर मैंने डिटेल में सारी बातें की हैं। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर, यानी कि आखिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैटर के ऊपर। टेम्परेचर भी एक रेडिएशन होती है, याद रखो। और डेफिनेटली रेडिएशंस में आपको शायद कुछ नहीं पता होगा अभी। रेडिएशंस बेसिकली कह लो कि ये शुआएं होती हैं, रेडिएशन जो है ये शुआएं होती हैं, और ये जो शुआएं हैं ये बेसिकली अल्फा, बीटा, गामा एंड आई डोंट नो डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स होते हैं, इनके और भी डिफरेंट नाम है। तो ये शुआएं जो हैं मैटर पे जब जाके टकराती हैं तो फिर उनको उनके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आती हैं। तो अगर इस तरह का कोई फिनोमेना हो रहा है, जैसे सेकंड चैप्टर के अंदर जो रदरफोर्ड है उसने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ये अल्फा शुआएं, ये उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर मारी, यानी गोल्ड फॉइल एक मैटर था, और फिर चेक किया कि आखिर क्या होता है। तो क्या होता है डेफिनेटली सेकंड चैप्टर में ही आपको पता लगेगा, लेकिन ये बातें मैं आपसे कर रहा हूं। सो दिस इज बेसिकली द फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप स्टडी करते हो ऑल द फिजिकल फिनोमेना, ऑल द कंपोजिशन, यानी बनावट क्या है किसी भी मैटर की। तो ये चीजें स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेडिएशन ऑन मैटर, इन चीजों की स्टडी कर रहे होते हो। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंस पर, तो आपने अभी जरा बात गौर से सुननी है। स्टूडेंट्स याद रखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बेसिकली स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, ये स्टडी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो जल जाते हैं, जो बर्न हो जाते हैं। कोई भी चीज, आपके कपड़े, आपका पेन, एनीथिंग, आई डोंट नो, कोई भी एनिमल, कोई प्लांट्स, सब ऑर्गेनिक इन नेचर, अगर वो जल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। तो अगर डेफिनेशन से देखोगे तो याद रखो, इनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कोवैलेंट कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। अब बेसिकली ये चैप्टर जो है आपको पता है कि इंट्रोडक्शन है, आपकी किताब का पहला चैप्टर है, लेकिन इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। जब अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, उसमें जब हम बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, और बॉन्डिंग में जब हम स्टडी करेंगे अबाउट दी कोवैलेंट बॉन्ड, फिर कोवैलेंट बॉन्ड, आपको पता है कि टाइप्स होती हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स की, जिसमें आप सिंगल कोवैलेंट, डबल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट की बातें करते हो। इसके अलावा आप बातें कर लेते हो पोलर कोवैलेंट की, नॉन पोलर कोवैलेंट की, इसके अलावा बातें कर लेते हो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट की। तो वो तो आगे जाके हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी होती है, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स की स्टडी होती है। और कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? याद रखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन तो आपको लाजमी मिलेंगे। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपैरेटिवली इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। और फिर इनके डेरिवेटिव्स भी बना ली जाती हैं, यानी इनसे इनके माखज करदा, यानी माखूज होने वाले कंपाउंड्स। जैसे लेट्स से हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन का नाम है मीथेन। क्या नाम है हाइड्रोकार्बन का? मीथेन। अब मीथेन से जो है आप क्या करोगे? लेट्स से दैट वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये हमारे पास एक मीथेन का स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास जो है मीथेन में यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन्स इन मीथेन। तो अब 4 हाइड्रोजन है। अब आप क्या कर रहे हो? अब ये था तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन को निकाल दिया, और क्लोरीन था, हमने इसको लेकर यहाँ पर आ गए। सो व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ पर अब ये बन गया CH3Cl, दैट इज क्लोरोमीथेन। यानी हुआ क्या कि मीथेन से एक डेरिवेटिव बना, दैट इज क्लोरोमीथेन। तो आप क्या स्टडी कर रहे हो? आप सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन्स, कोवैलेंट कंपाउंड, इनकी स्टडी नहीं कर रहे हो, बल्कि इनके माखूज करना, यानी इनसे आगे पैदा होने वाले कंपाउंड्स, यानी कि डेरिवेटिव, जैसे क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, यू नो वी हैव वेरी डिफरेंट कंपाउंड्स, बहुत से डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनकी स्टडी कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपको याद रखो कि जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये 2 किस्म के हैं।
ये तो हम खुद भी बना सकते हैं लैब के अंदर, ऐसा भी हुआ है। जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक यूरिया, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, ये हमने लैब में भी बना लिया है और ये कुदरती तौर पे हमारे यूरिन में भी पाया जाता है, ठीक है। क्या कंपाउंड है जी? यूरिया। यूरिया क्या होता है जी? बेसिकली ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये कंपाउंड जो है एनिमल यूरिन में भी होता है, ठीक है, एनिमल यूरिन के अंदर भी ये पाया जाता है। आपने सुना होगा ना, जो खेत होते हैं, खेत वगैरह के अंदर यूरिया लगा दें तो फिर ज्यादा फसल अच्छी उगती है। जो हमारा जो वेस्ट होता है अमूमन पौधों के लिए एक अच्छी न्यूट्रिशन होती है। तो ओवरऑल यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। और फिर हमने इसको लैब में भी तैयार किया। लैब में फ्रेडरिक होलर नामी साइंसदान ने जो है इसको तैयार किया था, तो फर्स्ट टाइम एवर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अब जब जानदारों से निकले तो वो नेचुरल है, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर आप लैब में बनाओ तो फिर एक लफ्ज इस्तेमाल करोगे सिंथेटिक, ठीक है, यानी वो सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है। अगर आप ये बात नहीं याद रखते हो तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। अब नो डाउट जो जानदारों से निकल रहा है वो भी जलता है, कोवलेंट इन नेचर है। जो हमने खुद बना लिया वो भी जलता है, कोवलेंट इन नेचर है। लेकिन फर्क है ना, हमने खुद बनाया और लैब में बनाया, जबकि कुछ कंपाउंड तो कुदरत ने बनाए और वो जानदारों में पाए जाते हैं। बहरहाल बर्जीलियस नामी साइंसदान का नजरिया था कि ये नहीं बनाए जा सकते, लेकिन बाद में होलर ने जब बना दिया, फिर कॉलवे नामी साइंसदान ने, बेसिकली आप कह लो कि एसिटिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये मैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बना रहा हूं, तो एसिटिक एसिड जो है ये भी उसने बना दिया। दैट डज रियली अंडरस्टैंड अस कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो पूरी अहमियत मौजूद है। और आज आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राज कर रही है कैसे। देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं, लेट्स से दैट आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, उसके बाद आपने सोचा यार ग्रेजुएशन में एक और केमिस्ट्री रख लेता हूँ, फिर आपने सोचा यार चलो अब हमने ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री रखी, अब हम एमएस कर लेते हैं केमिस्ट्री में, पीएचडी कर लेते हैं केमिस्ट्री में। बट आप ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि आप पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां होती है ना, जो एमएससी केमिस्ट्री होती हैं, मतलब जिन्होंने 16 जमातें केमिस्ट्री में पढ़ ली होती हैं, वो वहां पे जा सकते हैं और अपना स्कोप बना सकते हैं, अपनी लाइफ का कैरियर बना सकते हैं। तो बहरहाल आपको बोर्ड में सवाल आएगा, डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन अगर आपको आ जाए व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिर आपने ये तीन बातें कम से कम जो आपके सिलेबस में लिखी हुई है ये आपने जरूर शेयर करनी है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि आखिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स को आपको होगी। देखो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में बहुत से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वी हैव वेरी डिफरेंट एलिमेंट्स, तकरीबन 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में सेट है। लेकिन वो साइंसदानों का ये मानना है कि आप सारे एलिमेंट्स को स्टडी करो, उनके कंपाउंड्स को स्टडी करो, लेकिन आपने कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी नहीं करना है। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी नहीं कर रहे हो, आप बाकी सब कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हो, सब एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हो, तो फिर यानी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा आप जितना भी स्टडी कर रहे हो सब कवर करेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये सिंपल सी बात है, बच्चे अमूमन रट्टा लगाते हैं इस बात का, आई डोंट नो क्यों लगाते हैं, ये सिंपल सी बात है समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसकी भी क्या एप्लीकेशन है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है जी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या मतलब अहमियत है, क्या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि अप्लाई कहां पर होती है। मतलब अगर आप कोई स्टडी करते हो, कोई पेपर पढ़ते हो रिलेटेड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिर इसमें आप डेफिनेटली सारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इंडस्ट्री चला रही है आपकी इस वक्त। केमिकल इंडस्ट्री जो है ना, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी हद तक चला रही है। सबसे पहले मैं तो नाम दूंगा मेटलर्जिकल इंडस्ट्री की। ये जो आपके घरों में लोहा आता है, एल्यूमिनियम आता है, और कॉपर की तारें बनती हैं, पूरी दुनिया कॉपर की तारें इस्तेमाल करती है ताकि बिजली कंडक्ट हो सके। तो याद रखो ये सारी की सारी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बना के देती है। ये जो इंडस्ट्री लगी हुई है, पत्थर पकड़ते हैं, पत्थर जो पकड़ते हैं ना, जहां से हमने इन धातुओं को निकालना होता है, इस लोहे को, कॉपर को, सिल्वर को, आयरन को, व्हाटएवर, इनको निकालना होता है, तो वो आप कह लो कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस करते हैं। वो क्या करते हैं, ये 10th क्लास में आखिरी चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्रीज, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, यानी कि उन पत्थरों से मेटल को निकाला कैसे जाता है, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन है पहली। उसके बाद स्टूडेंट्स सिरामिक्स में आपने देखा होगा कि बहुत से
पुतले बनते हैं, ईंटें बनती हैं, ढांचे बनते हैं, ये इंडस्ट्री आ जाती है। सीमेंट इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट, आपको पता है घर बनाना है तो सीमेंट तो रिक्वायर्ड है। फिर ग्लास कितना इंपॉर्टेंट है, आपके चाय के बर्तन, आपके पानी पीने के बर्तन, आपके खाना खाने के बर्तन, आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें शीशे लगे हुए हैं, आपके जो बड़े बड़े, आपको पता है बुर्जुल खलीफा जाओ, बुर्जुल खलीफा जैसी इमारतों में बहुत से शीशों का इस्तेमाल होगी। ग्लास इंडस्ट्री भी एक रिस्पेक्ट हासिल रखती है। तो आई डोंट नो, बहुत सी और डिफरेंट चीजें हैं लेकिन यहाँ पर भी जिक्र नहीं है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं आपसे बायोकेमिस्ट्री की और उसके स्कोप की। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री इज एन अमेजिंग स्टडी, राइट। बायोकेमिस्ट्री में तो कमाल की स्टडी है। बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ होते हैं दे आर आउटस्टैंडिंग पीपल, बिकॉज बड़े मजे की साइंस है बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या स्टडी हो रहा होता है, सब जो केमिस्ट्री में स्टडी हो रहा होता है, लेकिन हम सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी वही बात जो हमने केमिस्ट्री में स्टडी की, स्ट्रक्चर स्टडी किया, मैटर का कॉम्पोजिशन स्टडी किया, मैटर के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया, मैटर सब्सटेंस भी कहलाया जा सकता है। तो अब जो मैटर में जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी कॉम्पोजिशन है, उसके केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन ये सारा मैटर कौन सा मैटर, जो जानदारों में पाया जाता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो अब डेफिनेटली जब आप लिविंग मैटर की स्टडी कर रहे हो, इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब आखिर बायोकेमिस्ट्री कवर क्या करती है? इट कवर द केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जो एक जानदार आप देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, मेरे हाथ चल रहे हैं, बॉडी मेरी काम कर रही है, बॉडी हीटेड है, और जब बॉडी ठंडी हो जाती है तो हम कहते हैं कि डेथ हो गई है। तो मतलब बॉडी जब तक गर्म है, समझ लो बहुत से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो केमिकल प्रोसेसेस में क्या हो रहा है, कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ चीजें टूट रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म भी दो किस्म का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो ये तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं उन्हीं को बताऊंगा। बल्कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये कि जो सिंथेसिस है और मेटाबॉलिज्म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टडी करते हो इन चीजों की इन बायोकेमिस्ट्री। आखिर क्या चीजें बन रही हैं, क्या चीजें टूट रही हैं, इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। यानी कि जो भी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये कौन कौन से, इनके क्या नाम है? तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आपको बताना है। ये है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और फैट्स भी कहते हो, आप इनको ऑयल्स भी कह सकते हो। जो ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, आपकी बॉडी में भी आपको पता है कि स्किन से जो है वो ऑयल निकलता है, चर्बी जमा हो जाती है स्किन में। आप जब कुर्बानी वगैरह करते हो तो आपको पता है कि इसमें से चर्बी निकलती है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, यानी आपके सेल के अंदर जो डीएनए है, डीएनए की बड़ी बातें आप पढ़ते हो, तो डीएनए बेसिकली बायोमोलिक्यूल है, आरएनए बायोमोलिक्यूल है। इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम टॉकिंग हियर कि भाई बायोकेमिस्ट्री जो है बेसिकली मेटाबॉलिक स्टडी है, एक सिंथेटिक स्टडी है बायोमोलिक्यूल्स की। ये कैसे बन रहे हैं, ये कैसे टूट रहे हैं, क्या हो रहा है आखिर जिस्म के अंदर, ये सब कुछ स्टडी जो है, जो स्टडी कर रहा होता है साइंसदान, उसको बायोकेमिस्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आखिर बायोकेमिस्ट्री जो है एक सेपरेट डिसिप्लिन बन जाता है। कैसे बन जाता है बायोकेमिस्ट्री एक सेपरेट डिसिप्लिन, यानी एक अलग ही सब्जेक्ट बन जाता है? क्योंकि ये उस वक्त ऐसा होता है जब साइंसदान जानने की कोशिश करते हैं कि यार जो जानदार हैं उनके अंदर जो फूड से एनर्जी हासिल हो रही है वो कैसे हो रही है। यानी आप खाना खाते हो, एनर्जी मिल जाती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कैसे होता है ये सब। तो जो बायोकेमिस्ट होते हैं डेफिनेटली दे डू इट। तो जो बायोलॉजी पढ़ते हैं ये उनका टोटली इंटरेस्ट है। उसके अलावा ये भी बात पता लगती है कि अगर जिस्म में बीमारी आ जाती है तो आखिर क्या तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। तो जब ये बातें स्टडी करनी थी, क्लिनिकल स्टडी कहलाती है ये, तो फिर भी बायोकेमिस्ट्री जो है एक सब्जेक्ट के तौर पे सब्जेक्ट उभर के आता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी थोड़ी बहुत बातें रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री जो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन आपको सवाल आता है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, उसका स्कोप क्या है, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल डिफाइन तो मैंने पहले कर दिया आपको, अब स्कोप की बात कर लेते हैं या एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो मेडिसिन की फील्ड में बायोकेमिस्ट्री का बड़ा किरदार है। आप डिस्प्रिन की गोली खाते हो, पैरासीटामोल की गोली खाते हो, तो ये क्या है? ये जो एक डिस्प्रिन की गोली है
इसमें एस्पिरिन होती है, ये एक मॉलिक्यूल है। और जो पैरासीटामोल की गोली खाते हो तो इसमें एक पैरासीटामोल बेसिकली जो है कह लो कि एक केमिकल का नाम है, पैराडोल के नाम से दवाई खाते हो। तो यू कैन से कि ये मेडिसिन की फील्ड में बड़ी हेल्प कर रही है बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा फूड साइंस में इसका बहुत बड़ा किरदार है, यानी फूड साइंस से मुराद है कि अब कौन से खाने थे, दूध पहले खराब हो जाता था, खुला दूध, फिर डब्बों में प्रिजर्व होकर आने लग गया, तो लुक एट दैट, हमने दूध को प्रिजर्व करना सीखा, हमने मुख्तलिफ फूड को जो है वो देर तक इस्तेमाल करना सीखा, ये भी बायोकेमिस्ट्री का कमाल है। एग्रीकल्चर में हमने बड़ी तरक्की की बायोकेमिस्ट्री की मदद से, यानी फसलें, अगर 1 एकड़ का प्लाट है, वहां से हम अगर 1 लाख की फसल उठा लेते हैं तो बायोकेमिस्ट्रिकल स्टडी करके हम उसी जगह पे फसल उगा के 2 से 3 लाख रुपए की फसल जो है वो बेच लेते हैं, ज्यादा पैदावार करके। एग्रीकल्चर आप जब बायोलॉजी में पढ़ते हो 12 क्लासें, और उसके बाद फिर आप स्टडी करते हो मजीद 12 क्लासों के बाद बायोलॉजिकल साइंसेस की, तो फिर आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो, अपना BS एग्रीकल्चर कर सकते हो। और फैसलाबाद में यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, इवन पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, तो आप वहां पर जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखो, बायोकेमिस्ट्री एक अलग डिसिप्लिन, यानी कि इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं आपसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट। स्टूडेंट्स आई होप कि आपने कॉपी पेंसिल जो है वो अभी आपके पास होगी, क्योंकि समटाइम्स आपकी बुक होनी चाहिए, कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। इससे ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप फौरन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री आज दुनिया को बदल के रख दिया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ना होती तो शायद क्या ना होता। ये देखें, अगर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ना होती तो चीजें ना बनती, मैन्युफैक्चरिंग बनना क्या ना बनता, केमिकल कंपाउंड ना बनते, किस पर, कमर्शियल स्केल पर, यानी बड़े पैमाने पर। जैसे आपको पता है कि कोरोना जो है वो इस वक्त बड़ा इन है, तो कोरोना जो है इससे बहुत से लोगों को इफेक्ट होता है, तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन आपको पता है कि एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, यानी कि आप देखें ऑक्सीजन बन रहा है तो ये थोड़ी हो रहा है कि सिर्फ लाहौर में बन रहा है, सिर्फ न्यू दिल्ली में बन रहा है। ऑक्सीजन तो जो है वो पूरी दुनिया में बन रहा है, क्योंकि एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट नीड ऑक्सीजन ऑन वेंटिलेटर्स। तो लिहाजा ये तो हवा से ऑक्सीजन, या तो तरीका 21% ऑक्सीजन हवा के अंदर होता है, वहां से हासिल कर लिया जाए, या तो फिर ऑक्सीजन डेफिनेटली आप खुद को केमिकल रिएक्शन करके बनाएंगे। तो यहीं पर किरदार आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, कि जो कंपाउंड्स आपको चाहिए वो इंडस्ट्री आपको बना के देती है। जैसे फॉर एग्जांपल दीज केमिकल्स आर सिंथेसाइज्ड, यानी बनाए जाते हैं, सिंथेसिस का मतलब है बनाना, ये बनाए जाते हैं, ये बेसिक केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, अमोनिया गैस, इनके मैंने फॉर्मूले भी लिखे हैं, आपकी बुक में नहीं है, फौरन इसको भी कॉपी करो, क्योंकि बोर्ड में 2 नंबर का सवाल ये आ जाता है कि ये केमिकल इसका फॉर्मूला लिख के दिखाओ, या ये फॉर्मूला है इसका केमिकल नेम बताओ। तो कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब वो केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्री आपको बना कर देती है। उसके बाद स्टूडेंट्स डेफिनेटली जब ये केमिकल्स बन जाते हैं, जैसे लेट्स से आपने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको चाहिए, जैसे आपको पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, आपको दूध चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप ये चीजें आपके पास होंगी तो आप चाय बना सकेंगे। तो जो चीजें आपको चाहिए एक नई चीज बनाने के लिए, उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये केमिकल जो है एज अ रॉ मटेरियल काम करेंगे, और फिर आप उससे फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, आप साबुन, सोप बना सकते हैं, टेक्सटाइल यानी कि आप कपड़े बना सकते हैं, आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, आप पेंट बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, पता नहीं और क्या क्या बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और आई होप सो कि आपको सवाल पता लग गया होगा कि व्हाट डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, गिव सम बेसिक केमिकल्स सिंथेसाइज्ड बाय इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और व्हाट आर द केमिकल्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो आप ये भी सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड इन द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो इन इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज में क्या केमिकल्स बनते हैं वो ये मैंने आपको बताए हैं, और ये केमिकल जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके बनते हैं ये मैंने आपको बताए, इनको नाम को आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं आपसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है अपने आप में एक खूबसूरत साइंस है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है कि बेसिकली आप कह लें कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके साथ डीलिंग की जाती है। जैसे लेट्स से दैट कि बहुत से एटम्स के न्यूक्लियस होती हैं, जो कि लेट्स से दैट ये न्यूक्लियस है और ये उसकी शेल्स हैं, और ये न्यूक्लियस जो है रेडिएशंस निकालते हैं। जैसे लेट्स से दैट कोबाल्ट 60 एक ऐसा एटम है, एक ऐसा आइसोटॉप है कोबाल्ट का, जो कि अल्फा रेडिएशंस निकालता है, अल्फा शुआएं निकालता है, यानी
इसका जो न्यूक्लियस है कुछ रेडिएशंस निकालता है। तो अगर कोई एलिमेंट, कोई एटम रेडिएशंस निकालता है तो इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इसको क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होते हैं? न्यूक्लियर प्रोसेसेस बेसिकली ये होते हैं कि अगर छोटे छोटे से न्यूक्लियस हैं, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, और फिर एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है। इसको कहते हैं फ्यूजन। इसे कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। सन जो है एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, सूरज, जिसपे बहुत से रिएक्शंस हो रहे हैं, वो जो हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शंस। यानी कि आप कह लो कि हाइड्रोजन मिल गए और इन्होंने मिलकर हीलियम बना दिया। हाइड्रोजन का छोटा न्यूक्लियस, दूसरे हाइड्रोजन का भी छोटा न्यूक्लियस आपस में बॉम्बार्ड हुए और हीलियम बन गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स याद रखो, लेट्स से हमारे पास एक न्यूक्लियस है यूरेनियम का, और ये यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटता है बेरियम में और क्रिप्टॉन में। तो अगर यूरेनियम का यानी बड़ा न्यूक्लियस जो है अगर छोटे न्यूक्लियस में टूट जाए तो इसको कहते हैं फिजन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फिजन। तो लिहाजा ये जो फिजन रिएक्शन है ये भी एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, यानी कि न्यूक्लियस के साथ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस टूट रहा है, न्यूक्लियस जुड़ रहा है, फिजन हो रही है, फ्यूजन हो रही है, तो इसको न्यूक्लियर प्रोसेस कहते हैं। एंड फिर प्रॉपर्टीज की भी स्टडी करते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि कोबाल्ट 60 जो है अल्फा रेडिएशन निकालने की सलाहियत रखता है। इसमें स्ट्रोंशियम 90 है, ये बीटा रेडिएशन निकालने की सलाहियत रखता है। इस तरह ही फास्फोरस 32 है, ये जो है बीटा रेडिएशन निकालने की सलाहियत रखता है। इनका जो है कहने के बाद में भी डेफिनेटली जब आप ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, न्यूक्लियर प्रोसेसेस पढ़ रहे हो, आप रेडियो एक्टिविटी को समझ रहे हो, तो इसका इस्तेमाल क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स मैंने एप्लीकेशन में लिखा कि इसको आप यूज कर सकते हो फॉर मेडिसिन ट्रीटमेंट, यानी रेडियोथेरेपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? यानी जो स्ट्रोंशियम 90 से शुआएं निकलती हैं, जो शुआएं निकलती हैं फास्फोरस 32 से, इन शुआओं को हम स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी स्किन कैंसर का इलाज हो सकता है। इस इलाज को रेडियोथेरेपी कहा जाता है कि स्किन पे आपके कैंसर हो गया, शुआएं मारी और आपकी स्किन का इलाज हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कोबाल्ट 60 है, कोबाल्ट 60 से अल्फा रेडिएशंस निकलती हैं, सॉरी अल्फा बोल रहा हूं, दैट इज रॉन्ग, गामा रेडिएशंस निकलती हैं। इन गामा रेडिएशन से जो है बेसिकली आप कह लो कि कैंसर का इलाज होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखो, ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है इसका मेजर कंसर्न क्या है? इसका मेजर कंसर्न एटॉमिक एनर्जी है, यानी कि एटम से एनर्जी का अखज़ होना। तो उसका इस्तेमाल भी हमने डेली लाइफ में करना है, यानी कि अगर एटम से एनर्जी निकलेगी तो उसका इस्तेमाल हमने डेली लाइफ में कैसे करना है, इस चीज को जो है हमने स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम लेट्स से दैट कि अगर मजीद क्यों स्टडी करते हैं इसकी, क्योंकि हम केमिकल इफेक्ट्स को देखते हैं कि आखिर अगर कोई जानदार है, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, कोई और जानदार है, कोई अदर मटेरियल है, अगर ये रेडिएशन उनके अंदर जाती हैं न्यूक्लियर प्रोसेसेस के दौरान, मतलब जब कोई न्यूक्लियस रेडिएशन निकाल रहा है, जैसे रदरफोर्ड ने एक एलिमेंट की स्टडी की रेडियम पे, रेडियम जो है वो अल्फा शुआएं निकालता है, अल्फा पार्टिकल्स। अब डेफिनेटली रेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल्स निकालता है, तो जब ये अल्फा पार्टिकल किसी एनिमल में जाएंगे, प्लांट में जाएंगे, उनमें क्या तब्दीलियां रोनुमा कर सकती हैं। यहाँ पर मुझे एक साइंसदान का नाम याद आ रहा है, सर हेनरी बीगल, और एक साइंटिस्ट का नाम याद आ रहा है, मैडम मैरी क्यूरी। इन्होंने बेसिकली मैरी क्यूरी ने जो रेडियम और पोलोनियम डिस्कवर किए थे। हेनरी बीगल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया था। तो आप कह लो कि दैट वाज एन अमेजिंग काइंड ऑफ डिस्कवरी, और उसके बाद से फिर बहुत सी जस्तजू पैदा हुई और फिर एक ब्रांच बनी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यानी फिर बहुत से न्यूक्लियर साइंसदान आए। फिर आपको पता है फर्मी नामी साइंसदान ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब बनाया। तो ये एटॉमिक बॉम्ब फिर आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी पे जो है वो फाड़ा गया। दैट वाज अ वेरी बैड थिंग बाय अमेरिका। और उसके बाद से फिर बहुत से मुल्कों ने अपने अपने एटॉमिक बॉम्ब तैयार कर लिए, लेकिन आज तक किसी ने भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब पॉजिटिव इस्तेमाल क्या है कि हम इससे बिजली बनाएं। इंडिया के अंदर बहुत से न्यूक्लियर प्लांट्स लगे हुए हैं जहां पे वो बिजली बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोशिशें जारी हैं, लेकिन बिजली शायद बन रही। अगर आपको पता है तो वैसे कमेंट करके बताओ, मुझे नहीं इस बात का पता। तो बहरहाल रेडिएशन जो है वो क्या कर सकती हैं, इस चीज की स्टडी की जाती है, लेकिन बड़ा कंसर्न यही है कि एटॉमिक एनर्जी हासिल की जाए, ताकि क्या बनाया जाए, ताकि इलेक्ट्रिकल करंट बनाया जाए।
इलेक्ट्रिकल पावर बनाई जाए न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी हम क्या करते हैं, हम स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन यूरेनियम 235 को मारते हैं और फिर जब यूरेनियम 235 फटता है तो 3 स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन और पैदा करता है, सॉरी न्यूट्रॉन पैदा करता है और साथ बेरियम क्रिप्टॉन बन जाते हैं। फिर एक न्यूक्लियर फिजन वाला रिएक्शन होता है, बहुत सी हीट निकलती है, उस हीट से हम जनरेटर चलाते हैं पानी की स्टीम बनाकर और जनरेटर जो है हमें बिजली बना के देता है। तो ये सारा मतलब सिलसिला है, ये डिटेल में कभी आएगा तो आपको बताएंगे। सो इन मेडिसिन ट्रीटमेंट बता दिया आपको मैंने। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी है, मतलब कुछ फूड है ऐसा जो कि आप खा रहे होते हो और यू नो थिंग्स आर बीइंग गोइंग ऑन। तो उसके बाद जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब हमारी लास्ट ब्रांच बट नॉट लीस्ट दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, और उसमें क्या स्टडी किया जा सकता है अभी मैं आपको इस बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स बात करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली जो है स्टडी है ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बहुत से कंपोनेंट्स हैं, यू नो वी हैव डिफरेंट गैसेस इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे माहौल में मुख्तलिफ गैसेस हैं जिनमें से मैं 4 के नाम आपको बता देता हूँ। 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% जो है वो ऑक्सीजन है, 0.9% जो है वो आर्गन है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कह लें कि 0.034% है। और इसके अलावा वेपर्स हैं, यानी पानी जो है ये भी है, इसकी कंसंट्रेशन जो है वेरी करती है, मुख्तलिफ होती रहती है। तो हम बेसिकली इन चीजों की स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट में, इसे हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इन गैसेस को कम ज्यादा किया जा रहा है। जैसे अर्थ है और पहली लेयर जो है दैट इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, दूसरी जो है वो स्ट्रेटो है, तीसरी जो है वो मीजो है, फिर आती है थर्मो। तो बेसिकली स्ट्रेटो में और ट्रोपो में बड़ा कुछ जो है ना तब्दीलियां हो रही हैं, जो हम इंडस्ट्री बनाते हैं, बहुत अलग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो और भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसे आप ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हो, क्योंकि ह्यूमंस की वजह से ये होता है सब। तो कुछ मनफी ह्यूमन एक्टिविटीज का जब भी लग जाएगा समझे कुछ मनफी चीजें हो रही हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, तो लिहाजा उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट को स्टडी करना मतलब इन सब अशिया जो भी एनवायरनमेंट हमारा माहौल बना रही है उनको स्टडी करना। कंपोनेंट्स में ये गैसेस हैं लेकिन और भी बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कुछ एल्टीट्यूड पे जाए तो पहाड़ी इलाके आ जाते हैं, वहां की एनवायरनमेंट, फिर मैदानी इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, दरियाई इलाके हैं। तो ये मतलब कंपोनेंट्स कुड बी अ बिग वर्ड फॉर एवरीथिंग, बहुत से लफ्जों के लिए एक लफ्ज है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज का मैंने आपको बताया, तो इस सब की स्टडी जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। और इसका रिलेशन जो है स्टूडेंट्स से बहुत सी ब्रांचेस से है, यानी कि एनवायरनमेंट का ताल्लुक जो है बायोलॉजी से है, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल से और वाटर से भी है। तो इनका ताल्लुक एनवायरनमेंट से बिल वास्ता बिला वास्ता जो है वो पड़ जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो जरूरी है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का नॉलेज जरूरी है क्योंकि ये हमें बेसिकली इंप्रूवमेंट करने का मौका देता है, हमारे माहौल को, जमीन को अच्छा करने की जो है वो कोशिशें की जा सकती हैं। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन, यानी आपको पता है कि फ्यूल जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ हीट यानी कि एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जनरल इक्वेशन है किसी भी कंपाउंड की जो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसा होता है। तो कुछ नेचुरली चीजें भी चल रही हैं, जंगल चल रहे हैं, लेकिन ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज से ज्यादा नुकसान होता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमें ये बताती है। लास्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं, विच इज एनालिटिकल, जो कि मैं कह रहा था कि अभी हम बेसिकली एनालिटिकल की बात करने लगे थे, लेकिन चूंकि मैंने देखा एनवायरमेंटल रह गई है, तो अब हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो स्टूडेंट्स अब एनालिटिकल केमिस्ट्री बोर्ड में बहुत दफा जो है ये सवाल आया है, तो मैं चाहूंगा कि आप एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन और इसके जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं इसको अच्छी तरह करो और स्कोप भी इसका जो है करो। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, अमूमन ब्रांचेस शॉर्ट ही आता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि 4 ब्रांचेस जो है वो लिखी होंगी, उनको आपने बताना होगा, तो यानी कि शॉर्ट को इकट्ठा करके लॉन्ग बना दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो क्या होती है, बेसिकली एक टेक्निक होती है, इसमें सेपरेशन और एनालिसिस किए जाते हैं सैंपल के। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें कि आप यूज कर रहे हैं फैट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप पूछना ये चाह रहे हैं कि इन फैट्स के अंदर क्या होता है, तो पता लगता है इन फैट्स के अंदर जो एनालिसिस करने के बाद पता लगता है ये सैंपल है फैट्स,
इसमें पता लगता है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आपको पता लगता है। तो ये आप एनालिसिस कर रहे हो, ये आप जान रहे हो, तज्जिया कर रहे हो, और फिर आप डेफिनेटली इसमें से कार्बन को अलग कर देना, हाइड्रोजन को अलग कर देना और ऑक्सीजन को अलग करना, इसको हम सेपरेशन कहेंगे। तो आप सेपरेट करते हो, मतलब जैसे एक मिक्सचर है उसको भी सेपरेट करते हो, फिर उस मिक्सचर में से एक सैंपल एक निकल आता है सेपरेट करके, उसके फिर एनालिसिस करते हो, उसमें से उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटी में क्या फर्क है? क्वालिटी में आप जानते हो कि किस चीज का बना हुआ है सैंपल। जैसे ये जो चर्बी है, फैट है, ये सैंपल बना हुआ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, तो आप आइडेंटिफाई करते हो सब्सटेंस को, ठीक है, एंड कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हो। तो ये आपने पता लगा लिया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना हुआ है। फिर आप पता लगाते हो क्वांटिटी का, कि डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ठीक है, इस सैंपल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लेकिन दूसरी बात क्वांटिटी पता लगाते हो कि कितने हैं। तो यहां पर आप पता लगाते हो अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर लेते हो और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लेते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि जो टेक्निक है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसको हम यूज करते हैं, इसको हम सैंपलिंग के लिए यूज करते हैं। तो इस टेक्निक को मुख्तलिफ तरीके हैं करने के, ये नहीं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री को डीलिंग का एक तरीका है। सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में वो जो है एनालिटिकल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री पूरा चैप्टर लिखा गया है, तो वहां पर आपको फर्स्ट ईयर में सिखाएंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज होते हैं, डेफिनेटली वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इनको अलग करना इतना आसान काम नहीं होता, बोल देना और अलग हो गया ऐसे नहीं है, इसको करना पड़ता है। वी हैव सम आला जात का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स स्कोप क्या है इसका? अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां पे एमएससी डिपार्टमेंट है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, वहां पे एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री कर सकते हो। तो क्या स्कोप करोगे? अगर आपने कर लिया तो फूड इंडस्ट्री में जा सकते हो, वाटर इंडस्ट्री में आप सैंपलिंग करने जा सकते हो, एनवायरनमेंट की सैंपलिंग हो सकती है, और क्लिनिकल एनालिसिस यानी क्लिनिक के कुछ सैंपल्स होते हैं लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, उनके सैंपल्स की एनालिसिस भी कर सकते हो आप। तो ये है स्कोप एनालिटिकल केमिस्ट्री का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सफर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का। होप सो काफी सवालों के जवाब और अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होंगी क्लियर। टेस्ट रिजल्ट 1.1 आ रही है, तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उस प्लेलिस्ट में जाओ उस चैप्टर की, और वहां से आप नोट्स के लिंक्स भी मैंने आपको दे दिए हुए हैं, नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरा अगला लेक्चर बेसिक डेफिनेशंस पे होगा, एक लेंथी टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस, तो मैं कोशिश करूंगा इसको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में करके आपको समझाऊं और बेसिक डेफिनेशंस को हम प्रॉपर्ली कर लें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहें। मैं हूं शहजाद, आपका जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल देखने का शुक्रिया। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा।